सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गए हम अपने पार्ट 3 पर, जो कि है यूनिट 7, 8 एंड 9 इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के। हमने टोटल 3 पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और उसमें टोटल 9 यूनिट्स थी। तो हर पार्ट में मैंने 3-3 यूनिट्स कवर करी है, और आज की वीडियो होने वाली है पार्ट 3 ऑफ यूनिट 7, 8 एंड 9। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर चाहे आपका एग्जाम हो 18th को, चाहे आपका एग्जाम हो 20th को, 22 को या 30th को, तो ये वीडियो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है किसी एक दिन के लिए एग्जाम के लिए, ये चारों ही दिन के एग्जाम्स के लिए है। ऑल्सो जब भी आपका नेक्स्ट एग्जाम जो भी है अब आपका, वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना, बिकॉज उन सब की वीडियोस भी मैं इस चैनल पे लेकर आने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें हम आ गए यूनिट 7 पे, जो कि है डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी कैसे प्लान्ड होती है, एंड प्लान्ड इकोनॉमी में क्या डिफरेंस होता है, एंड न्यू लिबरलिज्म रिस्ट्रक्चरिंग। सो इसके बारे में हम देखने वाले हैं, और हर ही वीडियो में हमने जो है हर यूनिट के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। सो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द की फीचर्स एंड डिबेट्स सराउंडिंग द प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। सो इंडिया की जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसके अराउंड जो है कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन कौन से डिबेट्स किए जाते हैं। सो जो प्लान्ड इकोनॉमी है इंडिया की, वो इम्प्लीमेंट की गई है ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड वो पीरियड होता है जब इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसके बाद, और उसके बाद ही जो है इंडिया में प्लान्ड इकोनॉमी आई है। जैसे कि अगर आपको याद होगा, पहले हमारे 5 ईयर प्लान्स होते थे, जिसमें हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था। उसमें हमारा टेक्नोलॉजी पे भी हमारा फोकस था कुछ 5 ईयर प्लान्स में। कुछ में हमारे पास ये था कि जो खाने की भुखमरी वगैरह हो रही थी इंडिया में, उसके लिए ये भी किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ की जाए, या ज्यादा से ज्यादा पर यील्ड वेराइटी, जो मतलब प्रोडक्शन है जमीन की, वो बढ़ाई जा सके। दूसरा हमारे पास था स्टेट कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो जो गवर्नमेंट है उसने प्ले किया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, ताकि वो इकोनॉमी और पब्लिक सेक्टर की जो एंटरप्राइजेस है लाइसेंस करना, मतलब जो पॉलिसीज को मतलब एक साइड से लागू करना, एंड प्राइस कंट्रोल करना, ये सारा एम था किसका उस समय, गवर्नमेंट का। और स्टेट जो है इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही थी। उसी के साथ साथ वो ये भी ट्राई कर रही थी कि सबको जो है इक्वली डेवलपमेंट हो सके, सारी कास्ट के, सारे रिलीजन्स की, एंड रिड्यूस कर सके वो डिस्पैरिटीज, मतलब कि कोई भी डिफरेंशिएशन ना क्रिएट हो ज्यादा। नेक्स्ट वी हैव इज डिबेट ओवर एफिशिएंसी वर्सेस इनएफिशिएंसी। मतलब कि बहुत ज्यादा डिबेट होता था कि जो कुछ क्रिटिक्स थे वो ये भी कहते थे कि जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो लोअर पीपल है, उनके लिए जो है वो क्या हो रहा था, वो जो रिच पीपल थे उनको और ज्यादा रिच बनाता जा रहा था, और जो पुअर पीपल थे उनको और ज्यादा पुअर करता जा रहा था। जिससे क्या हो रहा था कि कई लोग ये भी कहते हैं कि पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, एंड सोशल जस्टिस जो है वो भी कम होता जा रहा है। एंड कई लोगों ने ये भी बोला कि जो पॉवर्टी वो रिड्यूस हो रही है, प्रमोट हो रहा है सोशल जस्टिस, एंड फाउंडेशन जो है वो ले हो रही थी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिकॉज आपको पता है 1991 में इंडिया में एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन एंड जो 3 आए थे, ग्लोबलाइजेशन आया था, प्राइवेटाइजेशन आया था, ये सारी चीजें। नेक्स्ट वी हैव इज इक्विटी वर्सेस ग्रोथ डिबेट। तो जो प्लान्ड इकोनॉमी है वो एम करती है कि वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का। बट जब मतलब हम कह सकते हैं, जैसे क्रिटिक्स ने बताया था कि हर चीज जो हमने प्लान कर रखी थी वो वैसे नहीं चल रही थी, और जो लोअर पीपल थे वो और ज्यादा लोअर होते जा रहे थे, और जो रिच क्लास पीपल थे वो और ज्यादा रिच होते जा रहे थे। Coming to the next question now, that is, what are the key features and debates surrounding neoliberal restructuring in India? So ये आपका एक important question हो सकता है पेपर के लिए, because ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा कवर होता है पेपर में, that is neoliberal restructuring. So neoliberal restructuring जो है वो मेनली एक उसने कह सकते हैं उसने अपना मोमेंटम जो है गेन किया था इन द 1990s, जब 1991 में एलपीजी वगैरह आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये तीनों ही चीजें यहाँ पर आ गई है, डेट इज एलपीजी। याद रखना ये 1991 में एक टाइप से इंडिया में आया था, या इसका स्टार्ट हुआ था ये। और जो रिफॉर्म्स हैं जिसमें एम हुआ था कि जो लिबरलाइज इकोनॉमी किया जाएगा, एंड गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है वो रिड्यूस किया जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज से उसको हटाया जा रहा था और चीजों को प्राइवेट किया जा रहा था, एंड प्राइवेट किया जाता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को, एंड इंटीग्रेट किया जाता है इंडिया को इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। बिकॉज उस समय तक इंडिया की जो मतलब जो गवर्नमेंट बेस्ड ही पूरी इकोनॉमी थी, बट धीरे धीरे क्या किया गया, धीरे धीरे इंडिया की जो इकोनॉमी उसको प्राइवेटाइज किया गया, और ताकि वो भी ग्लोबल इकोनॉमी से जो है कम्पीट कर सके और उससे आगे भी निकल सके। नेक्स्ट वी हैव इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। सो जो प्रोपोनेंट्स थे, जैसे कि आर्ग्यू किया था जिन्होंने, कि जो न्यू लिबरल रिफॉर्म्स है वो एक हायर इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ लीड कर रहे हैं, और जिससे क्या हुआ था, इंक्रीज हुई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोगों ने अब धीरे धीरे जैसे एलपीजी आया, प्राइवेटाइजेशन आया, तो लोगों ने मुझे बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया, एंड उससे उनको भी रिटर्न्स वगैरह मिल रहे थे, एंड इससे क्या पता चला कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही थी।
इम्प्रूव की गई कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि पहले जो है इंडिया किसी से भी नहीं कर रहा था, मतलब कॉम्पीट वगैरह नहीं कर रहा था, बट जब जो प्राइवेटाइजेशन आया उससे क्या हुआ, इंडिया भी अपनी जो प्रोडक्ट्स वगैरह है उनके साथ ही ग्लोबल मार्केट में जो है कम्पीट करने लगा। Then we have is social implications and inequality. So जो critics है उन्होंने highlight किया कि social implications बहुत ज़्यादा है neoliberal reforms में, जिससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा inequality increase हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा था, एंड सेम हमारे पास तो जॉब की इनसिक्योरिटी हो गई थी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन था तो जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी एंड जो प्राइवेट जॉब्स थी वो बढ़ती जा रही थी। और प्राइवेट जॉब्स में यही होता है कि अगर उनको लगेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो तो वो आपको निकाल देंगे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, जॉब की इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। एंड जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, जैसे कि जो पुअर लोग थे उनके लिए जो भी प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जा रहे थे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गई थी एंड रिजर्वेशन वगैरह भी इससे काफ़ी हद तक हिंडर हुई थी, बिकॉज प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो रिजर्वेशन नहीं देखती है, बट गवर्नमेंट फॉलो कर रही थी रिजर्वेशन को। एंड जब गवर्नमेंट का रूल है वो कम हो जाएगा तो जिससे क्या होगा, रिजर्वेशन भी ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाएगी, और जो नीचे लोग हैं, जो लो पीपल लोग हैं या लो क्लास लोग हैं, वो ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। इससे ये भी आर्ग्यू किया गया था कि जो रिफॉर्म्स है जो कि फेवर कर रहे थे वेल्दी एंड लेड कर रहे थे मार्जिनलाइजेशन एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को। नेक्स्ट वी हैव इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इससे क्या हुआ था कि भाई जब प्राइवेटाइजेशन आया एंड सब अपने डेवलपमेंट में बढ़े, तो जिससे कि क्या हुआ, रिसोर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा एंड क्लाइमेट चेंज का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि हमें पता है जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी एंड अब भी हो रही है वो, तो एंड जिससे क्या हो रहा है कि क्लाइमेट जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है और गर्मियाँ ज़्यादा आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, क्लाइमेट चेंज वगैरह सब है, ये ओजोन लेयर का डिप्लीट होना एंड ग्लोबल वार्मिंग का इंक्रीज होना। कमिंग टू द नेक्स्ट यूनिट नाउ, दैट इज यूनिट 8। सो जो सोशल मूवमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब वर्कर्स जो है वो अपने लिए मतलब अपनी पावर्स वगैरह उनको पता चल गई थी कि फंडामेंटल राइट्स है उनके, वो अपने हक के बारे में लड़ सकते हैं। एंड जो फार्मर्स थे, जो वुमेन मूवमेंट्स थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट आर द की डिमांड्स एंड आउटकम्स ऑफ वर्कर्स मूवमेंट इन इंडिया। तो आपको याद होगा बहुत सारी वर्कर्स मूवमेंट हुई थी, जैसे कि चिपको मूवमेंट हमें एक याद है, जो कि एक टाइप से लोगों ने ही करी थी, या फिर और जो खेड़ा मूवमेंट हुई थी अहमदाबाद में जो मिल स्ट्राइक हुई थी। तो ये सारी जो है वर्कर्स मूवमेंट हुई थी, और जिसमें क्या होता है कि वर्कर्स जो है अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, कि वो चाहते थे कि ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो, और कई बार ये भी चाहते थे वो कि उनको जिस जगह पे वो रह रहे हैं उस जगह से उनको ना हटाया जाए, तो इसके लिए वो अपनी डिमांड वगैरह रख रहे थे। तो अब आपको इसमें ये बताने की कौन कौन से की डिमांड्स थी और कौन कौन से आउटकम्स थे, मतलब क्या रिजल्ट था वर्कर मूवमेंट्स का इन इंडिया में। सबसे पहले तो ये था लेबर राइट्स एंड लेजिस्लेशन। जो मूवमेंट थी उन्होंने एडवोकेट किया कि एक फेयर वेजेस मिलने चाहिए, एक बेटर वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए जो लेबर क्लास है उनके लिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड इनैक्टमेंट होनी चाहिए लेबर लॉज की, कि लेबर को मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसकी वजह से जो लेबर लॉज भी लाए गए। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेड यूनियंस। तो जो वर्कर्स जो उन्होंने एक ट्रेड यूनियंस को फॉर्म किया, जिससे क्या हुआ, वो चाहते थे कि उनके जो वेजेस वो बढ़े, इंप्रूव होए, उनको बेनिफिट्स मिले एंड उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो भी और ज्यादा सही होती रहे। क्योंकि अगर हमारे को याद हो, आपने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स भी पढ़े होंगे इंग्लिश में क्लास 12th 11th में, जैसे जिसमें हमारे पास था कि चूड़ियाँ वगैरह बनाने का काम था, जिसमें आपको बताया गया था कि कैसे बैंगल मेकिंग होती है, एंड उसमें लोग जो बच्चे थे, चाइल्ड लेबर थी वो कितनी ज़्यादा थी, एंड उस लेबर को कोई ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा था, मतलब हार्म बहुत जल्दी हो रहा था। हमने देखा था उस समय की बुजुर्गों की आंखों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो वो था मतलब बैंगल का उनका वो था पूरा पाउडर टाइप का, वो उनकी आंखों में चले जाता था एंड जिससे उनका अंधे होने का या फिर ब्लाइंडनेस बहुत जल्दी आ जाती थी। नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रेंथनिंग वर्कर्स वॉइस। तो क्योंकि मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होने लगे, एम्पावर करने लगे थे वर्कर्स को, तो इससे क्या होने लगा कि बहुत ज्यादा लोग जो है वर्कर्स के साथ, वर्कर्स के मतलब खिलाफ, जो भी वर्कर्स के खिलाफ कुछ भी हो रहा था तो उसके खिलाफ जो वो लड़ाई भी करने लगे थे, एंड जिससे बहुत सारी पॉलिसी वगैरह ली गई एंड बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुरू हुआ था। नेक्स्ट वी हैव इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन। तो जो वर्कर्स मूवमेंट थी उन्होंने क्या किया, उनकी वजह से स्टैब्लिश हुई मैकेनिज्म्स फॉर रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स सच एज लेबर कोर्ट्स, ये सब चीजें बनाई गई थी एंड वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ताकि जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको एड्रेस किया जा सके। Coming to the next question now, what are the key demands and outcomes of the environmental movement in India? तो इंडिया में भी बहुत सारी एनवायरमेंटल मूवमेंट हुई थी, तो आपको बताना उसकी तो डिमांड्स क्या थी और उसका आखिर में रिजल्ट क्या है, उसके आउटकम्स क्या हुए। तो एनवायरमेंट मूवमेंट जो इंडिया में वो मेनली फोकस करती थी कि वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सके, एंड दूसरा मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, एंड प्रमोट करती थी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को।
सबसे पहला हमारे पास है कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो मूवमेंट है वो एडवोकेट करती थी कि जो कंजर्व कर सके वो फॉरेस्ट को, या प्रोटेक्ट कर सके फॉरेस्ट को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज को। एंड वो ये भी एम करती थी कि वो प्रिवेंट कर सके एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रमोट कर सके सस्टेनेबल यूज। नेक्स्ट वी हैव इज एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशंस। तो जो मूवमेंट जो है वो लीड करी थी टू द फॉर्मुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, सच इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था एंड एक और एक्ट था जो कि था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि वो इंश्योर कर सके कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वो रख सके एंड दूसरा होल्ड कर सके पोल्यूटर्स अकाउंटेबल को। नेक्स्ट वी हैव इज अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो जो मूवमेंट्स है उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल जो है प्ले किया था इन रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि हमें तो लोगों को इतना नहीं पता है कि क्या एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा होने लगी है। एजुकेशन वगैरह पढ़ाई लोगों को ऐसा पढ़ाना शुरू किया गया कि लोगों को जो है पता चल सके कि एनवायरमेंट जो है वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी भी उन्हें प्रोटेक्ट करना उनको मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा रेज किए गए थे उस समय एंड प्रमोट किया गया एनवायरमेंटल एजुकेशन को एंड एनकरेज किया गया इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन फॉर सस्टेनेबल फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि ताकि एनवायरमेंट को जो वो कंजर्व किया जा सके और उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा, क्योंकि अब जो है एक एजेंडा बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया था, डेट इज कि आप ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज अगर अभी यूज कर लोगे तो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। तो इसलिए क्या शुरू हुआ समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपको जो है उतना ही सामान यूज करना चाहिए, उतने ही रिसोर्सेज यूज करो या फिर एक बैलेंस क्वांटिटी में रिसोर्सेज को यूज करो कि ताकि आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनफ हो कि वो भी जो है उसको इजीली यूटिलाइज कर सके। जैसे कि आज के टाइम में हम कहते हैं कोल, तो कोल जो है इस समय बहुत ज्यादा कम हो गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है उसके डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स ढूंढती रहती है कि ताकि कोल को जो है कम से कम यूज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हाउ हैज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल वेलफेयर। तो इसका ना एक से ज्यादा रखना, 9th यूनिट में आपका ए पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको जरूर करके जाना है पेपर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमने देखा कि कैसे नेचर ने जो है इंडियन स्टेट को चेंज किया इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंटल वेलफेयर। फर्स्ट तो ये था कि शिफ्ट किया गया टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर, क्योंकि जो इंडियन स्टेट है उसने एक प्रोग्रेसिवली एम्ब्रेस्ड द आइडिया ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसने एम किया था कि वो अपलिफ्ट कर सके मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को ऑफ सोसाइटी थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, एजुकेशनल इनिशिएटिव्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये कुछ ऐसी चीज थी जिससे जो पॉवर्टी स्टिकन लोग जो थे उनको जो है ऊपर लाया गया, जिससे जो है उनको एक जैसे कहते हैं ना कि रिच क्लास की फील उन्हें दी गई। नेक्स्ट वेव इज एक्सपेंशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। सो ओवर द ईयर्स जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स, जिससे टारगेट किया गया था उन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स को, सच एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे हम कहते हैं मनरेगा या फिर एमजी नरेगा, इसे ये भी कहते हैं। पहले महात्मा था मतलब एम नरेगा था, बट अब उसे एमजी नरेगा कर दिया गया था, ये भी याद रखना। देन वी हैव इज ये रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए था। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल हेल्थ मिशन जो कि था एनएचएम, ये भी हेल्थ केयर के लिए था। और तीसरा हमारे पास था एनएफएसए, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ताकि वह इंश्योर कर सके कि जो फूड सिक्योरिटी है, जैसे कि मिलावट वगैरह ज्यादा ना हो या फिर लोगों के लिए मतलब ज्यादा मिलावट वगैरह ये चीजें ना हो, ये खराब फूड ना प्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट वी हैव इज एम्फेसिस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, कि ये बहुत ज्यादा मतलब प्रेफर किया गया था कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, मतलब लोगों की ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन की ग्रोथ हो, बट जो डिसएडवांटेज लोग हैं और जो रिच क्लास लोग हैं सबकी जो है इक्वल लेवल पे ग्रोथ हो, ताकि जो है सब एक साथ इक्वल लेवल पर आ सके एंड कोई भी जो है डिस्पैरिटी ज्यादा क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। तो जो गवर्नमेंट थी धीरे धीरे अब वो सिटीजन सेंट्रिक बन चुकी थी, क्योंकि जो लोग थे मतलब उन्हीं के लिए डिसीजंस लेने थे। तो जो गवर्नमेंट थी वो पहले तो एक तो सिटीजन से उसे चुन के भेज रहे थे एंड दूसरा जो गवर्नमेंट थी उसको डिसीजन मेकिंग करनी थी जो कि सिटीजन्स के लिए ही हो, और वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को और ज्यादा प्रमोट कर रही थी एंड ट्रांसपेरेंसी रख रही थी कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया था। अब जैसे अगर आपको पता हो तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, जिसमें हम ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इस समय कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट क्या काम नहीं कर रही है, तो ये हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में आता है और जिसका बहुत ही इजीली यूज भी कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द कोहेरेसिव डायमेंशंस ऑफ इंडियन स्टेट। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका, क्योंकि कोहेरेसिव डायमेंशंस के बारे में इंडियन स्टेट्स की बहुत ही कम लोगों को पता होता है। सो इंडियन स्टेट्स की जो है बहुत सारी सर्टेन कोहेरेसिव डायमेंशंस होती है। फर्स्ट इसमें हमारे पास लॉ एनफोर्समेंट।
सो लॉ जो है, जो स्टेट जो है वो मेंटेन करती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक टाइप से सबके लिए हो, एंड जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके सिटीजन्स को, एनफोर्स कर सके लॉज को, एंड मेंटेन कर सके पब्लिक ऑर्डर को फ्रॉम क्रिमिनल एक्टिविटीज, कि मतलब किसी के साथ भी बुरा ना हो या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर होती है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को जो है सारे राइट्स ना मिले। नेक्स्ट वी हैव इज इमरजेंसी पावर्स। सो जो इंडियन स्टेट है जिसमें एक प्रोविजन था कि वो जो है इमरजेंसीज को एक टाइप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा इमरजेंसी लगी थी 1975, एंड नेशनल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है, तो ये बहुत सारी इमरजेंसी पावर्स को जो है उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वे सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो जो स्टेट जो है एम्प्लॉय करती थी कि सर्विलेंस और इंटेलिजेंस एजेंसीज को, ताकि वो गैदर कर सके सारी इंफॉर्मेशन को, मॉनिटर कर सके पोटेंशियल थ्रेट्स को, कि अगर कोई भी उनको लगता है कि हाँ ये कोई थ्रेट हो सकता है कंट्री के लिए, तो उसको बहुत जल्दी जो है मॉनिटर कर सके, एंड मेंटेन कर सके एक नेशनल सिक्योरिटी, कि ताकि कोई भी जैसे कहते हैं ना दंगे वगैरह ना हो। और ये एजेंसीज जो है उनके पास पावर थी कि वो कलेक्ट कर सकती थी और एनालाइज कर सकती थी डाटा, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो जिससे ये नहीं होता था कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान का डाटा नहीं ले सकते हो, तो इनके पास ये ऑप्शन था कि वो डाटा वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कोएरेसिव मेजर्स इन गवर्नेंस। तो जो स्टेट जो है वो रिजॉर्ट करती थी, जो स्टेट जो है वो रिजॉर्ट कर सकती थी एक कोएरेसिव मेजर इन गवर्नेंस, सच एज इम्पोजिंग पेनल्टीज, फाइन्स और इवन इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेशंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो इनको जो पावर मिल गई थी कि जो गवर्नमेंट है वो एक तो पेनल्टीज इम्पोज कर सकती थी, अगर जैसे किसी ने दंगे करे हैं तो उसके ऊपर एक पेनल्टी हो सकती है। अब जैसे अगर आपको याद होगा बीजेपी की सरकार थी यूपी में, अभी थी मतलब अभी भी है, एंड उसमें जो योगी ने मतलब जो योगी थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जब दंगे वगैरह ज्यादा हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कह दिया था कि जो भी लोग हैं उनके हम प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो जब्त कर लेंगे, या फिर जो भी उनके नाम पे सामान है वो जब्त कर लेंगे अगर आपकी जो शक्ल वगैरह आई इन दंगे वगैरह में। नेक्स्ट वेव इज फाइन्स, उनके ऊपर फाइन्स वगैरह इंप्लीमेंट किए जाते थे, एंड उनको जो जेल में भी डाला जा सकता था, इवन इम्प्रिजनमेंट फॉर वायलेशंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, क्योंकि आप लॉज को जो है वो वायलेट कर रहे हो। कई लोग इसमें ये भी कहते थे कि वो लॉज को वायलेट नहीं करके वो बल्कि अपनी आवाज उठा रहे थे, बट दैट मीन्स कि जब आप पत्थरबाजी करोगे कुछ भी करोगे तो उससे जो दूसरे के लॉज खराब, मतलब दूसरे के लॉज की हिंड्रेंस होती है, क्योंकि एक इंसान को राइट टू फ्रीडम है, हर इंसान को राइट टू फ्रीडम है, तो वो इधर से उधर कहीं भी इजीली फ्रीली जा सकता है। अगर तुम्हारी पत्थरबाजी की वजह से अगर उसको चोट लगती है तो दैट मीन्स कि उसके जो लॉज है वो प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, एंड गवर्नमेंट को वो चीज प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से जो भी लोग दंगे वगैरह कर रहे हैं वो उसे जेल में डाल सकती है। नेक्स्ट है इसके ये जो एम करता है, ये पूरा हमारा आंसर जो है वो यही बताता है कि उनको कि वो इंश्योर कर सके कंप्लायंस एंड मेंटेन कर सके ऑर्डर इन द सोसाइटी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऑर्डर एंड मेंटेन मतलब सोसाइटी को जो है ऑर्डर एंड कंप्लायंस जो है मेंटेन करो, ताकि सोसाइटी जो है एक राइट पाथ पे चल सके, एंड दूसरा उसमें कोई भी दंगे वगैरह ना हो या कोई भी गलत चीजें ना हो। विद दिस एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो। बाय बाय।